हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है और ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कैसे हमारी डेली लाइफ रूटीन को ये अफेक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से और आगे देखते हैं कि ये किस तरह से रिलेटेड है हीट से। व्हाट इज टेम्परेचर? जिसको हिंदी में कहते हैं तापमान। टेम्परेचर इज the relative measure of hotness or coldness of a body, represented by T। स्टैंडर्ड इसका जो यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन इज द यूनिट जिसको केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं K से। यह है इसका स्टैंडर्ड यूनिट। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या मतलब है इस चीज का? टेम्परेचर जो है ये रिलेटिव है, यानी कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है, इस बात को बताने के लिए टेम्परेचर नाम का एक डिग्री, एक मेजर लिया गया। अगर इस टेम्परेचर की वैल्यू हाई है तो हम कहेंगे कि ये डिग्री, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट है। अगर उसका टेम्परेचर लो है तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये ठंडा है, ये कोल्ड है। ठीक है, पहली चीज याद रखनी है कि रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। फिजिक्स में दो चीजें होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। दिस इज रिलेटिव। कोई चीज रिलेटिव, इसको एग्जांपल से मैं ऐसे लेंगे, कोई चीज हो सकता है आपको ठंडी लगे, किसी और को गर्म लगे, टेम्परेचर तो उसका सेम ही है, बट आपको ठंडी और किसी को गर्म लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गर्म पानी में आपका हाथ डाला हुआ है, एक इंसान का हाथ डाला हुआ है बर्फ के पानी में, और एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। तो जब जिसका हाथ गर्म पानी में है, जैसे ही वो उस हाथ को निकाल करके नॉर्मल पानी में डालेगा तो वो कहेगा कि ये पानी ठंडा है। लेकिन जिसका हाथ बर्फ के पानी से निकाला गया है, वो जब इसमें डालेगा अपने हाथ को तो वो कहेगा कि ये पानी गर्म है, जबकि उस पानी का टेम्परेचर तो एक ही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो आपको किसी चीज के गर्म या ठंडा होने के बारे में बताती है। ठीक है, हिंदी में इसको एक डेफिनेशन इसका दोबारा लिख लेते हैं। यह एक रिलेटिव मेजर है जो किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने के बारे में बताता है। ठीक है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेम्परेचर, तापमान को, केल्विन इसका यूनिट है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से। और इसके यूनिट तो कई हैं, टेम्परेचर के कई यूनिट है, अभी हम आगे चल के देखेंगे और उनका आपस में रिलेशन भी देखेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? केल्विन। ठीक है, अब टेम्परेचर तो हो गया, बात करते हैं हीट की कि हीट क्या है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आप सभी जानते हैं कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कोई भी चीज अगर होती है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। जैसे झरना है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही पानी बहेगा, कभी भी नेचुरल प्रोसेस ये नहीं है कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। कोई भी चीज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही मूव करती है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे इसको एक एंड से लेट से हम इसको गर्म कर रहे हैं, कैंडल लगा दिया हमने यहाँ पे और हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो अब ये यहां से हम इसको पकड़ सकते हैं, यहां से नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये इसका गर्म हो चुका है, ये इसका टेम्परेचर जो है ये हाई है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो टेम्परेचर इससे थोड़ा कम होगा, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो टेम्परेचर और कम होगा, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो टेम्परेचर और कम होगा। इस तरीके से जो टेम्परेचर है ये कम होता जाएगा। तो दिस एरिया इज फॉर हाई टेम्परेचर, यहाँ पर आपका है हाई टेम्परेचर, यहाँ पर आपका है लो टेम्परेचर। नेचुरल लॉ के कारण हर चीज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों में डिफरेंस है तब तक टेम्परेचर जो है ये चेंज होता रहेगा, जब तक कि सभी जगह पर बराबर टेम्परेचर नहीं हो जाता। आपने रूटीन डेली लाइफ में इस चीज को कैसे देखा है? सबसे कॉमन एग्जांपल, सर्दियों में आप गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाते हैं और जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता तब तक गर्म पानी ठंडे पानी को उष्मा देता रहता है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है यहां से यहां, कोई ना कोई एनर्जी है ना जो यहां से यहां ट्रांसफर हुई है जिसने टेम्परेचर को बराबर किया है, उस एनर्जी को कहते हैं हीट। ठीक है, तो अब हीट क्या हो गया है? हीट के बारे में पहली बात तो ये पता चली कि ये एक एनर्जी है। हीट इट इज एन एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर रिलेटिव मेजर था और हीट जो है वो एनर्जी है। अब अगर एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो है जूल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से, और एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? टेम्परेचर क्या है? रिलेटिव मेजर है हॉटनेस या कोल्डनेस का। कोई वस्तु हॉट है कोल्ड है ये बताने के लिए हम टेम्परेचर नाम के मेजर का प्रयोग कर रहे हैं। और हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है जो टेम्परेचर को बराबर करने के लिए फ्लो करती है। हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट टू मेंटेन द टेम्परेचर। इसको डेफिनेशन को थोड़ा रिफाइंड वे में लिख के देखते हैं। कंसेप्ट तो आपने समझ ही लिया है कि हीट क्या है। हीट it is the amount of energy which flows between two systems or between a system and its surrounding। क्या मतलब है इसका? बॉडी ए बॉडी बी, बॉडी ए हायर टेम्परेचर पे है, बॉडी बी लोअर टेम्परेचर पे है। हायर टू लोअर एक एनर्जी फ्लो करेगी टू मेंटेन द टेम्परेचर, ताकि दोनों का बराबर हो जाए। ये एनर्जी जो है इसी को हम बोल रहे हैं हीट। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया दो सिस्टम के बीच में, बिटवीन टू सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। मान लीजिए एक ही सिस्टम है, ये इसका टेम्परेचर हाई है तो इसके जो सराउंडिंग है, ये जो पूरा इसका सराउंडिंग है इसमें ये हीट को इमिट करता रहेगा अगर इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे कम है तो। डेफिनेशन क्लियर हो गया। यहाँ से हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि हीट जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है, उष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो सिस्टम अथवा एक सिस्टम तथा उसके चारों ओर इमिट होती है। ठीक है, अब अगर हीट इमिट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इसके जाने के कई तरीके हो सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देखते हैं हीट एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएगी। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर।
तीन तरीके हैं हीट के यानी ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। अक्सर पूछा जाता है ये पेपर में कि हीट क्या है और हीट ट्रांसफर के तरीके कितने हैं। रेडिएशन, कंडक्शन को हिंदी में कहते हैं चालन, कन्वेक्शन को हिंदी में कहते हैं संवहन और रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं विकिरण। ठीक है, एक एक करके तीनों का डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला लेते हैं कंडक्शन। पहले एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे आपको ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड के एटम, सॉलिड में आपको पता है ना एटम एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, सॉलिड में बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। अब हमने इसे यहां से हीट देना स्टार्ट किया। जब हीट देना स्टार्ट किया तो ये इनको एनर्जी मिल, इनका टेम्परेचर बढ़ गया, इनका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या करेंगे, अपने पास वालों को टेम्परेचर पास ऑन कर देंगे। ये जितना इनको मिला था एनर्जी, इन्होंने अपने पास वालों को दे दिया। ठीक है, इनको मिला था, वो फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हो गया। ये और ले लेंगे, ठीक है, और फिर ये अपने पास वालों को पास कर देंगे, फिर ये अपने पास वालों को पास कर देंगे। इस तरीके से एनर्जी पीछे की तरफ जाती जाएगी। रूटीन लाइफ से मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं। मान लीजिए मेरे पास 10 बच्चों की एक लाइन है और मुझे उन 10 बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांटना है। तो क्वेश्चन पेपर बांटने का मेरे लिए क्या तरीका हो सकता है कि मैंने पहले वाले बच्चे को दिया, उसने दूसरे वाले को दे दिया, मैंने पहले वाले को और दिया, दूसरे वाले ने अपना तीसरे वाले को दे दिया, पहले वाले ने दूसरे वाले को दे दिया। इस तरीके से करके एक एक ये पास करते गए। मैंने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और ये पीछे तक पहुंच गए। किसी भी बच्चे को अपनी जगह से नहीं हिलना पड़ा और सबके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया। ना मुझे हर बच्चे तक जाना पड़ा, ना ही किसी बच्चे को अपनी पोजीशन से हिलना पड़ा। उन्होंने आपस में एक दूसरे को पास कर दिया उस चीज को। तो यहाँ से इससे क्या आप कंक्लूड करेंगे कि इसमें जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी देता जाता है। उस तरह से चेंज चलते चलते पूरे ऑब्जेक्ट तक एनर्जी पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन। अब ये प्रक्रिया होती किसमें, सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड के ही एटम इतने फिक्स्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं कि वो एक दूसरे से टच होते हैं, तो जिससे आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती रहती है। तो 3 कंक्लूजन यहाँ पर आए हैं कंडक्शन में, लिखते हैं उनको। पहला कंक्लूजन ये है कि इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस atoms are in physical contact। एटम जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा, atoms does not leave their position, अपनी जगह उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, this type या this mode of heat transfer is followed by solid। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, एटम्स डज नॉट लीव देयर पोजीशन, एटम्स अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वो जहां है वो वहीं रहते हैं, फिक्स। तीसरा, ऐसा मोड किस में देखा जाता है, ऐसा मोड सॉलिड्स में देखा जाता है। ठोस वस्तुओं में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के कारण होती है,
चालन के कारण होती है। ठीक है। दूसरा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जिसको कहते हैं संवहन। संवहन में क्या होता है, मान लीजिए कुछ एटम्स हैं, ये चलने फिरने के लिए फ्री हैं। ठीक है। मैंने यहां पर एक कैंडल लगाया जिसकी वजह से मैं इसे टेम्परेचर दे रही हूं। अब उस टेम्परेचर से इसको हीट मिली और इसको हीट मिली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जिसको हीट मिल चुकी है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और बाकी के जो हीट लेने से रह गए हैं वो नीचे आ जाएंगे। फिर ये हीट ले लेंगे। अब इनको भी हीट मिल गई तो फिर क्या होगा, ये ऊपर चले जाएंगे, ये भी ऊपर चले गए, अब ये भी ऊपर चले गए, जो रह गए वो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा जब सबको हीट मिल जाएगी। ठीक है। रूटीन लाइफ के एग्जांपल्स इसको कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कुछ बच्चों को 10 बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांटने हैं। मैं यहाँ पर हूँ, एक बच्चा आया, पेपर लिया, अपनी सीट पे जाके बैठ गया। दूसरा बच्चा आया, पेपर लिया, अपनी सीट पे जाके बैठ गया। तीसरा बच्चा आया, पेपर लिया, अपनी सीट पे जाके बैठ गया। तो इससे क्या हुआ, सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल गया। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक सबको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से इसमें सभी एटम धीरे धीरे नीचे की सतह पर आएंगे जहां पर उनको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी लेंगे और ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी लेंगे और ऊपर चले जाएंगे, और जिनके पास एनर्जी नहीं है वो नीचे नीचे आते जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, पानी का गर्म होना। आपने देखा होगा पानी जब गर्म होता है तो वो उबलने लगता है। तो उबलने का क्या मतलब है कि जो नीचे था वो गर्म हो गया तो ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे गया, इसीलिए ये सर्कुलर मोशन उसकी चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। 3 चीजों से कंक्लूड की हमने। पहली बात, एटम अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अभी नीचे है, एनर्जी लेने के बाद ऊपर चला जाएगा, जैसा कि सॉलिड में नहीं हुआ था, वो अपनी पोजीशन पर ही थे, बट यहाँ पोजीशन चेंज होगी। दूसरी बात, ये किस में होता है, लिक्विड्स में होता है। क्योंकि लिक्विड में क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के एटम को तो मूव करने की परमिशन ही नहीं है, वो तो टाइटली पैक्ड है। सिर्फ लिक्विड का ही एक जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर सकता है। तो इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा, फिजिकल कांटेक्ट इसमें भी है। जिसको एनर्जी चाहिए उसको नीचे आना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा उस गर्म सतह से। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं तो नीचे की सतह के अणु पहले गर्म होंगे क्योंकि वो गर्म सतह के कांटेक्ट में है। तो पहली चीज इसकी जो हो जाएगी, फिजिकल कांटेक्ट इज अवेलेबल, इसमें भी फिजिकल कांटेक्ट होता है। दूसरी चीज क्या है, एटम्स मूव फ्रीली, नीचे आएंगे, एनर्जी लेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर is seen in liquids। ठीक है। इस तरह का हीट ट्रांसफर किस में देखने को मिलेगा, लिक्विड्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रेडिएशन जिसको बोलते हैं विकिरण। रेडिएशन इसे कहते हैं विकिरण। आपको पैटर्न से तो समझ में आ ही गया होगा कि सॉलिड और लिक्विड की बात हो गई है, तो ये कौन सा है, गैसेस। अब इसमें क्या है, जैसे सूरज है, सूरज हमें एनर्जी दे रहा है, उष्मा दे रहा है, हीट आ रही है सन से हमारे पास। बट क्या हम सन के पास गए या हम उसके कांटेक्ट में आए, नहीं, उसने बस इमिट कर दी और हम तक पहुंच गई। इट्स लाइक के सेम एग्जांपल लेते हैं, 10 बच्चे हैं, मुझे उन्हें क्वेश्चन पेपर बांटने, ना वो मुझ तक आए, ना मैं उन तक गई, ना मैंने उनको पास करवाया, मैंने क्वेश्चन पेपर थ्रो किए और उन्होंने कैच किए। तो अब ना ही
कोई फिजिकल कांटेक्ट रहा और सबको क्वेश्चन पेपर भी मिल गए और ना ही किसी ने अपनी कोई पोजीशन का चेंज किया है। तो इसमें देखते हैं रेडिएशन में क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ heat transfer, there is no physical contact between the atoms. This mode of heat transfer is used in gases. अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? रेडिएशन बाय सन की जो हीट हम तक आ रही है वो रेडिएशन के प्रोसेस से आ रही है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? विकिरण के प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट्स को या वस्तुओं को आपस में कांटेक्ट में होने की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य के द्वारा उसकी ऊष्मा जो पृथ्वी तक या अन्य स्थानों तक पहुंचाई जाती है वो विकिरण के द्वारा पहुंचाई जाती है। इस प्रक्रिया का प्रयोग गैसेस में हीट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3 टाइप के आपके हीट ट्रांसफर यहाँ पर हो गए। अब हम देखेंगे डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं या डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं, यूनिट्स जो हैं टेम्परेचर के, उनका आपस में क्या रिलेशन है और कैसे एक टेम्परेचर की विधि से दूसरे टेम्परेचर की आप यूनिट में जा सकते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट है डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम 3 स्केल्स पढ़ेंगे, एक केल्विन, दूसरा डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा डिग्री फारेनहाइट। वैसे तो इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, बट हम एक ही फॉर्मूले से इसको याद रखेंगे और फिर उस एक फॉर्मूले से हम कई फॉर्मूले बनाएंगे। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट -32 इज इक्वल्स टू केल्विन -273, इसके अपॉन में 5, इसके अपॉन में 9 और इसके अपॉन में 5। ये आप जरूर याद रखें, पेपर में एक क्वेश्चन कन्वर्जन का आना ही आना है जो आप यहां से सॉल्व करेंगे। अब इससे आप 3 फॉर्मूले कैसे बनाते हैं? 3 फॉर्मूले याद रखने से अच्छा है कि फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले वैसे 3 अगर आप याद रखेंगे, जब आप इन दोनों को बराबर लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट -32 अपॉन में 9। ये 5 जो यहाँ है ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, जिससे अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि बताइए डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में ये रिलेशन है। दूसरा, अगर पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो आप इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों पद को बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू केल्विन -273 अपॉन 5। 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू K -273, या कुछ लोग इसे ये भी लिख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन का एक ही मतलब है। जनरली यही दोनों रिलेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि डिग्री फारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये 3 रिलेशन आपके यहाँ पर बनते हैं। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कितना होगा, देखते हैं। आपको याद क्या रखना है? ये वाला रिलेशन याद रखना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अलग अलग इक्वेशंस बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन लेकर के हम तीनों रिलेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर
फॉर्मूला हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 अपॉन में 5। 37 डिग्री सेल्सियस ये एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य ताप है एक मनुष्य के लिए। ये तो डिग्री सेल्सियस में, इसे कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। पहला हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशन है वो है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इन दोनों को बराबर किया है मैंने। डिग्री सेल्सियस कितना है 37 डिग्री, वो रख दिया, इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 9 अपॉन में 5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट। 9 यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। उसके बाद माइनस 32 है जो उधर जाके प्लस 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका लगभग मैं आपका ये लगभग निकाल रही हूँ। ये मैंने लगभग निकाला है आपका, ठीक है। इसको 35 मान करके, अगर आप इससे ज्यादा निकालते तो ये थोड़ा सा ज्यादा आता। जो लगभग आपका आता है एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये आती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 97, ठीक है। तो जो हमारा हम उसमें थर्मोमीटर में मेजर करते हैं वो यही आता है ना 97, 98। तो वो इसका मतलब कौन सी स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है वो। सेकेंड पार्ट लेते हैं। अगर इसी टेम्परेचर को मुझे केल्विन में रिप्रेजेंट करना है तो क्या रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273। ये अपॉन का 5 तो कट जाएगा ना जब इन दोनों को बराबर करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, दैट इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू केल्विन। ये होता है आपका 310 इक्वल्स टू केल्विन। तो ये हो गया है आपका 317 केल्विन, ठीक है। जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन में कितना है, 317, ठीक है। इस तरीके के कन्वर्जन आपको पूछे जाएंगे। हमने 37 डिग्री को यहाँ पे कन्वर्ट किया है। वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, 24, 50, 64, कोई भी डिग्री सेल्सियस हो सकता है जिसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे या केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट, अब हमने हीट ट्रांसफर की बात तो देख ली, अब इसका डेली लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ। पहला एप्लीकेशन क्या है, जब आप मोटी तली के कांच के ग्लास में गरम चाय डालेंगे तो वह टूट जाता है। किसकी वजह से, ये जो हम हीट पढ़ रहे हैं इसी की वजह से। आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर गर्म किया जाए तो वो एक्सपैंड होती है, फैलती है। अब अगर आपका, इसीलिए जब आप लोग आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी वगैरह जब ग्लास खरीदती है तो देखती है कि तली बहुत ज्यादा कांच के ग्लास की मोटी ना हो। रीजन क्या है कि तली मोटी होने का मतलब है कि उसमें बहुत कांच का मोटा लेयर लगा हुआ है। तो अब अगर इस ग्लास में आप गर्म चाय डालेंगे तो ये जो अंदर की लेयर है ये एक्सपेंड होना चाहेगी क्योंकि उस तक हीट पहुंची है। लेकिन क्योंकि ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ग्लास जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है। जैसे मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है, उसी प्रकार लकड़ी, ग्लास, ये सब अच्छे कंडक्टर नहीं है। तो ये जो हीट इस पहली परत को मिली, यहां पर मान लीजिए हीट आई अंदर की परत पर, तो नीचे की परत तक तो वो पहुंच नहीं पाई क्योंकि ग्लास अच्छा कंडक्टर नहीं है।
और क्योंकि इसको हीट मिली तो अब ये एक्सपेंड होना चाहता है, एक्सपेंड होना चाहता है, अंदर वाली चीज फैलना चाहती है, बाहर वाली चीज की साइज फिक्स है, तो अंदर वाली चीज क्या करेगी, बाहर वाली चीज को ब्लास्ट कर देगी, तोड़ देगी। यही रीजन है कि मोटी तली के कांच के गिलास में अगर आप कोई गर्म चीज डालें तो वो टूट जाती है। कभी कभी इसका रीजन भी पूछा जाता है 1 नंबर में, गिव रीजन, कारण बताइए, तो वो आपको स्टेटमेंट देंगे कि मोटी तली के ग्लास में गर्म वस्तु डालने पर वो टूट क्यों जाता है। तो क्या है कारण, अंदर की सतह को एनर्जी प्राप्त होने के कारण वो एक्सपेंड होना चाहती है, फैलना चाहती है। कांच हीट का पुअर कंडक्टर है, इसलिए बाहर की सतह तक एनर्जी नहीं आएगी, इसीलिए अंदर की सतह बाहर की सतह को तोड़ देती है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है बर्फ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे से ढकना। बर्फ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे से ढकना। क्यों ढका जाता है, क्योंकि जो आपकी लकड़ी है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो अगर मैं इस पूरी सिल्ली के ऊपर लकड़ी लगा दूं तो जो सराउंडिंग की हीट है क्या वो अंदर बर्फ तक पहुंच पाएगी, नहीं, क्योंकि हीट तो बैड कंडक्टर है, वो तो उसको अंदर जाने ही नहीं देगी, और जाने नहीं देगी तो हमारी बर्फ सुरक्षित रहेगी, नहीं पिघलेगी। ठीक है, ये भी गिव रीजंस में आएगा, कारण बताओ में आएगा। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, सर्दियों में धातु की वस्तु लकड़ी की वस्तु की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। इसका भी कारण पूछा जाता है, क्यों लगती है, क्योंकि धातु एक अच्छा कंडक्टर है हीट का और लकड़ी एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो मान लीजिए ये लकड़ी है और ये धातु है, मैंने दोनों चीजों को पकड़ा हुआ है। अब धातु जो है अच्छा कंडक्टर होने के कारण मेरी बॉडी से जल्दी से हीट को अपनी ओर खींचेगा, खुद गर्म होने की कोशिश करेगा। तो मेरी बॉडी से अगर हीट जल्दी से खींचेगी तो मेरी बॉडी का तापमान क्या होगा, कम, मुझे लगेगा ये ठंडा। वहीं अगर ये लकड़ी है तो ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, ये मेरी बॉडी से उष्मा को, हीट को नहीं खींच पाएगा, तो मेरा टेम्परेचर बराबर रहेगा, तो मुझे ये ठंडा उतना नहीं लगेगा। तो क्या कारण आप बताएंगे कि धातु एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, वो जल्दी से आपकी बॉडी की उष्मा को खींच लेगा, इसीलिए वो आपको ठंडा लगेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी के तापमान को तुरंत नीचे ले आएगा, जबकि लकड़ी ऐसा नहीं कर पाएगी। ठीक है, चौथा एप्लीकेशन ये है, सर्दियों में रजाई का प्रयोग। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सर्दियों में रजाई का प्रयोग करने से कैसे आपकी ठंड रुक जाती है। ठंड ऐसे रुक जाती है क्योंकि रजाई जो है उसमें जो आपका कॉटन लगा है वो भी एक हीट का बुरा कंडक्टर है। अगर वो हीट का बुरा कंडक्टर है तो वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगा। अगर आपने रजाई नहीं ओढ़ी तो क्या होगा, मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री या 15 डिग्री हो गया, ये सराउंडिंग है, ये आपकी बॉडी है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है, तो क्या होगा, हायर टू लोअर चीज फ्लो करती है, नेचुरल टेंडेंसी है, जब तक फ्लो करेगी तब तक बराबर ना आ जाएगी। मान लीजिए आप दोनों का ही टेम्परेचर 22 से 25 आ गया, तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब आपको ठंड लगेगी। बट अगर इनके बीच में एक ब्लैंकेट, एक रजाई डाल दी जाए जो हीट के ट्रांसफर को रोक दे, तो क्या होगा, जब हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो आपकी एनर्जी आप ही के पास रहेगी और आप गर्म महसूस करेंगे। रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। हीट और टेम्परेचर, टेम्परेचर रिलेटिव मेजर है, जो हीट है वो एनर्जी है। उसके बाद हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, उसके 3 मोड देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए क्रमशः ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखे डिफरेंट स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन, जिनका आपस में हमने संबंध देखा, और पेपर में ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इतने डिग्री को इतने फारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए या इतने डिग्री को इतने केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखी है थर्मल कंडक्टिविटी की डेली लाइफ में, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज गर्म करने पर फैलती है। इस चीज को आप अच्छे से रिवाइज करें, कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।